गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एल्गी का एक मेंबर वाउचेरिया। इसे हमने लास्ट क्लास में कंटिन्यू किया था और पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा था। और पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने वाउचेरिया के थैलस की स्ट्रक्चर का हमने अध्ययन किया था। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि वाउचेरिया के अंदर रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। वाउचेरिया के अंदर प्रजनन के जो विभिन्न तरीके हैं उन सभी तरीकों का हम आज की इस क्लास में अध्ययन करेंगे। वाउचेरिया के बारे में जब लास्ट क्लास में हमने बात की थी हमने पढ़ा था कि वाउचेरिया का जो थैलस होता है यह फिलामेंट्स के समान होता है और इस प्रकार से इसमें फिलामेंट्स तो दिखाई देते हैं और माइक्रोस्कोप के द्वारा हमने इसकी संरचना का हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार से वाउचेरिया के फिलामेंट्स हमें प्रतीत होते हैं। वाउचेरिया के अंदर जनन की अगर बात करें तो वाउचेरिया में रिप्रोडक्शन जो है तीनों विधियों से होता है। कायिक विधि से भी होता है, अलैंगिक विधि से भी होता है और लैंगिक विधि से भी होता है, यानी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों प्रकार से यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है संपन्न होता है। सर्वप्रथम बात करते हैं हम कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जैसा कि हमने बात की थी पहले कि वाउचेरिया का जो थैलस होता है ये फिलामेंटस होता है। इसमें बहुत से लंबे लंबे फिलामेंट्स पाए जाते हैं जो बहुत अधिक शाखित भी होते हैं और ये आपस में उलझे हुए होते हैं। तो ये फिलामेंट्स जो है ये कभी कभी ये थैलस जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है और ये फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और इसके प्रत्येक टुकड़े में प्रत्येक खंड में एक नया थैलस बनाने की क्षमता होती है। तो इस प्रकार से जो रिप्रोडक्शन का जो तरीका है इसे हम खंडन या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं और इसके द्वारा थैलस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और प्रत्येक टुकड़ा जो है एक नया थैलस बनाने में सक्षम होता है। तो वाउचेरिया में इस तरीके से रिप्रोडक्शन एक सामान्य प्रक्रिया है। सामान्य प्रक्रिया के तहत इसके थैलस के फिलामेंट जो टूटते रहते हैं और प्रत्येक टुकड़ा नया थैलस बनाता रहता है। इसके बाद में रिप्रोडक्शन का जो दूसरा तरीका है उसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज की क्लास में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट थर्ड के अंदर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वाउचेरिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये विभिन्न प्रकार के स्पोर्स या बीजाणुओं के द्वारा होता है। अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं और इन बीजाणुओं का निर्माण जो है इस बात पर निर्भर करता है ये शैवाल जो है किस प्रकार के आवास में रहते हैं, इनका प्राकृतिक आवास क्या है, उस आवास की जो कंडीशंस है उस कंडीशंस पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार के बीजाणुओं का यहाँ पर निर्माण होता है। इसके अलावा कई अन्य फैक्टर्स भी है जो बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अलैंगिक जनन जो है ये कई प्रकार के बीजाणु से होता है। इसमें कुछ मुख्य प्रकार के बीजाणुओं का हम आगे के हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बीजाणु है चल बीजाणु या जूस्पोर्स। ये बहुत ही सामान्य विधि है अलैंगिक जनन की, लेकिन यह विधि जो है जलीय जातियों में पाई जाती है। तो जलीय जातियां होती है, जलीय जातियों के अंदर अलैंगिक जनन का ये सामान्य तरीका होता है क्योंकि पानी अवेलेबल होता है। तो पानी के अंदर जो है जूस्पोर जो बनते हैं ये तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, इसलिए इनमें जूस्पोर का निर्माण होता है। और जूस्पोर का जो निर्माण होता है जिस संरचना में होता है उसे हम जूस्पोरेंजियम कहते हैं या चल बीजाणुधानी कहते हैं। चल बीजाणुधानी नामक संरचना बनती है जिसमें वाउचेरिया के अंदर जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जब जूस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है उस समय वाउचेरिया की कई शाखाएं जो कि ऊर्ध्व शाखाएं होती हैं जो उनके शीर्ष भाग फूलकर गदाकार या क्लब शेप्ड हो जाते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये वाउचेरिया जो है इसकी एक शाखा का शीर्ष भाग है। ये शीर्ष भाग जो है थोड़ा थोड़ा फूलने लग जाता है और फूलकर इसकी संरचना जो है क्लब या मुग्दर के आकार की या गदा का समान इसकी संरचना हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें बहुत सारे केंद्रक और क्रोमेटोफोर इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो जब इसके शीर्ष भाग पर केंद्रक और क्रोमेटोफोर लगातार इकट्ठे होने लग जाते हैं तो इसका शीर्ष भाग जो फूल कर जो है ये क्लब शेप्ड हो जाता है, ये आगे से फूल जाता है। और जब पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर केंद्रक और क्रोमेटोफोर इकट्ठे हो जाते हैं तो इसका जो आधार भाग होता है इस आधार भाग पर एक पट का निर्माण होता है, सेप्टम का निर्माण होता है, जिससे यह संरचना जो है अन्य थैलस से अलग हो जाती है और इस कंडीशन में इसे कहते हैं जूस्पोरेंजियम। यानी जब यह संरचना सेप्टम के निर्माण के पश्चात
अन्य थैलस से अलग हो जाती है, तब इस संरचना को हम जूस्पोरेंजियम कहते हैं। और इस जूस्पोरेंजियम के अंदर जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। जूस्पोर का फॉर्मेशन होना एक टिपिकल प्रक्रिया है। इसे हम आगे अभी देखते हैं कि जब ये शीर्ष हरे रंग के हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर अत्यधिक मात्रा में क्रोमेटोफोर का संचय हो गया, इसलिए शीर्ष भाग जो है गहरे हरे रंग के दिखाई देते हैं और ये पट का निर्माण हो जाता है जिससे थैलस, और इसे हम जूस्पोरेंजियम कहते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें वर्ण की लवक और क्रोमेटोफोर की पारिस्थितिक स्थिति में प्रतिलोमन होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने जब पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि वाउचेरिया जो होते हैं, वाउचेरिया जो होते हैं, इसके अंदर हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ी थी तब हमने देखा था कि इसके जो क्रोमेटोफोर होते हैं ये तो परिधि की तरफ होते हैं और केंद्रीय भाग की तरफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब जब जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है तब इन दोनों की स्थिति जो है, क्रोमेटोफोर और केंद्रकों की स्थिति में प्रतिलोमन इन्वर्जन होता है। यानी जो केंद्रक इस कायिक तंतु के कोशिका द्रव्य में केंद्र की ओर स्थित होते हैं, केंद्रकों की पोजीशन हमने पढ़ी थी, ये कोशिका द्रव्य में केंद्र की तरफ स्थित होते हैं। जब ये स्पोरेंजिया बनती है तो ये स्पोरेंजिया के अंदर ये केंद्रक परिधि की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। और जबकि क्रोमेटोफोर हमने पढ़ा था कि क्रोमेटोफोर जो है परिधि की तरफ होते हैं, तो ये अपनी स्थिति को बदलते हुए परिधि से केंद्र की ओर आ जाते हैं। यानी अब जो जूस्पोरेंजियम बनती है उसमें परिधि की तरफ तो केंद्रक होते हैं और केंद्रीय भाग की तरफ क्रोमेटोफोर हो जाते हैं। और प्रत्येक केंद्रक से दो कशाभिकाएं उत्पन्न हो जाती है। यानी परिधि की तरफ जो केंद्रक जाते हैं, प्रत्येक केंद्र के सम्मुख दो कशाभिकाएं उत्पन्न हो जाती है। और इस स्थिति में जो बीजाणुधानी का जो जीवद्रव्य है वो सिकुड़ जाता है, वो सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है और एक सिनजूस्पोर का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार की कंडीशन दिखाई देगी। ये सिनजूस्पोर हमें दिखाई देता है। इस सिनजूस्पोर में क्या होता है, ये जो केंद्रक होते हैं ये केंद्रक आ गए परिधि की तरफ और इन केंद्रकों के सामने, प्रत्येक केंद्रक के सामने दो फ्लैजिला जो है विकसित हो जाती है। जो क्रोमेटोफोर जो थे, ये क्रोमेटोफोर जो पहले थे परिधि की तरफ, ये परिधि से आ गए कहां पर, केंद्रीय भाग की तरफ आ गए। यानी इन्होंने अपनी स्थिति को बदल लिया है। शुरुआत में सामान्य स्थिति क्या होती है, क्रोमेटोफोर बाहर की तरफ होते हैं और केंद्रक जो है ये केंद्रीय भाग की तरफ होते हैं। लेकिन जब ये जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम सिन जूस्पोर कहते हैं, इसमें क्रोमेटोफोर केंद्र की तरफ आ जाते हैं और केंद्रक परिधि की तरफ चले जाते हैं और अपनी स्थिति को बदल लेते हैं। तो इस प्रकार से इस सिनजूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये इस सिनजूस्पोर की आंतरिक संरचना है, ये सिनजूस्पोर की बाह्य संरचना है। हमें बाहर से देखने पर इस प्रकार से मल्टीफ्लैजिलेटेड कंडीशन दिखाई देती है। तो इसका विमोचन जो है यह बीजाणुधानी के शीर्ष पर एक छिद्र बनता है जो कि प्रातः काल के समय इसका विमोचन होता है। तो ये जो जूस्पोरेंजियम है इसके शीर्ष भाग पर छिद्र बनता है और ये जो जूस्पोरेंजियम में बना हुआ सिनजोस्पोर जो है ये बाहर की तरफ मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार जो सिनजोस्पोर बनता है यह गोलाकार अथवा अंडाकार संरचना होती है, बहुकशाभिक होता है, यानी मल्टीफ्लैजिलेटेड होती है। हम देख सकते हैं कि बहुत सारी फ्लैजिला इसकी सतह पर उपस्थित होती है, बहुकेंद्र की होती है। आप देख सकते हो असंख्य केंद्र इसमें उपस्थित पाए जाते हैं और असंख्य क्रोमेटोफोर इसके अंदर पाए जाते हैं। ये बहुत ही जटिल और संरचना होती है और बड़ी संरचना होती है। इसके केंद्रीय भाग में एक रिक्तिका पाई जाती है जिसे हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। और हमने और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन करने पर पता लगता है कि इसमें बनने वाली जो दोनों फ्लैजिला है ये असमान लंबाई की फ्लैजिला जो है इसका निर्माण होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर सिनजूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एक चीज और है कि शैवालों की अन्य प्रजातियों में जब जूस्पोर का डेवलपमेंट होता है तब क्या होता है कि ये जो जीवद्रव्य है ये छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक टुकड़े के अंदर एक केंद्रक होता है। तो जितने केंद्रक होते हैं उतने ही जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है सामान्यतया। जब भी हम अन्य मेंबर्स में देखेंगे तब हम देखेंगे कि जितने केंद्रक होते हैं, स्पोरेंजिया जो है, इस स्पोरेंजिया के जितने केंद्रक होंगे प्रत्येक केंद्रक जो है इसके द्वारा एक जूस्पोर का निर्माण किया जाएगा और इस प्रत्येक जूस्पोर के अंदर एक केंद्रक होता है। लेकिन वाउचेरिया के अंदर क्या होता है कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं पाई जाती। वाउचेरिया में ये केंद्रक जो है अलग अलग नहीं होते हैं, सारे केंद्रक जो है एक ही स्पोर के अंदर पाए जाते हैं। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने कहा था कि ये वास्तव में क्या है,
ये बहुत सारे जूस्पोर जो है ये मिलकर एक बड़े जूस्पोर का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे हम सिन जूस्पोर कहते हैं। एक्चुअल में क्या है, होना तो ये चाहिए था प्रत्येक केंद्रक जो है एक अलग जूस्पोर का फॉर्मेशन करता, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक जूस्पोर अलग जूस्पोर का फॉर्मेशन न करके सारे केंद्रक जो है एक ही जूस्पोर में स्थित होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे जूस्पोर मिलकर एक बड़े जूस्पोर का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे हम सिन जूस्पोर कहते हैं। तो इस प्रकार वाउचेरिया में सिन जूस्पोर का निर्माण होता है, जिसका जो बाहर मुक्त होकर जो है आगे इसका अंकुरण होता है। अब हम बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर्स। यह सिन जूस्पोर है, इसका जर्मिनेशन। बीजाणु दानी से जब मुक्त हो जाते हैं तो कुछ समय तक तो ये जल में तैरते रहते हैं और उसके पश्चात अपनी कशाभिकाओं को समेट लेते हैं। ये जो भी फ्लैजिला है उनको समेट लेते हैं और फ्लैजिला जो है सारी के सारी विलुप्त हो जाती हैं और इसके सतह पर कोई भी फ्लैजिला नहीं दिखाई देती। और इस समय अपने चारों ओर एक भित्ति का श्रावण कर लेते हैं और इस प्रकार जो एक्स्ट्रा वॉल बनती है, जो इसे जो अतिरिक्त भित्ति जो बनती है, ये इसकी सुरक्षा करने का काम करती है। अतः अंकुरण से जस्ट पहले, जर्मिनेशन से जस्ट पहले यह जो जूस्पोर है, इस जूस्पोर की सारी फ्लैजिला विलुप्त हो जाती है। अब यह जो है अकशाभिक हो जाता है, क्योंकि इसमें फ्लैजिला उपस्थित नहीं होती है और फ्लैजिला नहीं है इसलिए गति करने का गुण भी नहीं है, अतः ये अगतिशील हो जाते हैं, अर्थात निश्चेष्ट हो जाते हैं। यानी अब ये गति नहीं करते हुए एक स्थान पर, भूमि में एक स्थान पर जाकर ये स्थित हो जाते हैं। जब इनका अंकुरण होता है तब इससे एक या अधिक जो है साइफोनेसियस आउटग्रोथ निकलती है, अतिवृद्धियां जिससे बाहर निकलती हैं। अगर स्थलीय प्रजाति है तो इनमें से कुछ एक उद्धर्त जो है राइजोम्स का निर्माण करता है, जो मूलाभास के समान संरचनाओं का निर्माण करता है, और बाकी जो है ये इरेक्ट ब्रांचेस बनाते हैं। डायग्राम से हम देखते हैं किस प्रकार से होता है। ये यहाँ पर सिन जूस्पोर है। इस सिन जूस्पोर का जब अंकुरण प्रारंभ होता है उस समय सबसे पहले ये अपनी फ्लैजिला जो है इन्हें वापस समेट लेते हैं, फ्लैजिलाएं जो है इनकी विलुप्त हो जाती है और यहाँ पर हमें इस प्रकार की कंडीशन दिखाई देती है जिसे डीफ्लैजिलेटेड जूस्पोर कहते हैं। यानी इसकी फ्लैजिला विलुप्त हो गई है। फ्लैजिला विलुप्त होने के बाद ये गतिहीन हो जाते हैं और एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं और इससे अब आउटग्रोथ निकलने प्रारंभ होती है। तो आउटग्रोथ एक निकलती है, उसके बाद में कई आउटग्रोथ इससे बाहर निकलती है। इस प्रकार जो है कई फिलामेंट्स, साइफोनेसिस आउटग्रोथ इससे बाहर निकलती है और कुछ आउटग्रोथ अगर ये स्थलीय होता है तो एक आउटग्रोथ के द्वारा इससे राइजोफोर का निर्माण कर लिया जाता है। तो ये जो मूलाभास जो बन जाते हैं जो इसे स्थायित्व प्रदान करने का काम करते हैं और बाकी जो ये है इससे यंग थैलस का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये जूस्पोर जो है ये अंकुरित होकर वाउचेरिया के नए थैलस का निर्माण करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में जो दूसरे प्रकार के स्पोर बनते हैं उन्हें हम एप्लानोस्पोर्स कहते हैं। एप्लानोस्पोर्स जो है वाउचेरिया के स्थलीय जातियों में बनता है। जैसा कि हमने बात की थी, जो जलीय जातियां होती हैं उसमें जूस्पोर बनते हैं और जो स्थलीय जातियां होती है जो जमीन पर उगती है उसमें एप्लानोस्पोर्स बनते हैं या अचल बीजाणु बनते हैं। क्योंकि इनके अंदर जो है फ्लैजिला का अभाव पाया जाता है और इनका निर्माण जो है प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। जलीय जातियां अगर करती हैं तो सामान्य रूप से तो स्थलीय जातियां एप्लेनोस्पोर का निर्माण करती हैं, लेकिन कई बार जलीय जातियां जो होती हैं जो पानी में पाई जाने जाती है इनके द्वारा भी एप्लेनोस्पोर बनते हैं, लेकिन ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं जब सामान्यतः पानी उपलब्ध नहीं होता है। उन कंडीशंस में एप्लेनोस्पोर्स का निर्माण करती हैं और इनका निर्माण एप्लेनोस्पोरेंजियम में होता है। निर्माण की प्रक्रिया वही है, उसी प्रकार से जो है किसी भी थैलस का जो शीर्ष भाग होता है ये फूलकर क्लब शेप्ड हो जाता है, गदाकार या क्लब शेप्ड हो जाता है। उसी प्रकार उसके आधार भाग पर एक सेप्टम का निर्माण होता है। सेप्टम या पट का निर्माण होने से जो फूली हुई संरचना है, जो क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसे हम एप्लेनोस्पोरेंजियम कहते हैं। और इस एप्लेनोस्पोरेंजियम के अंदर उपस्थित जो जीवद्रव्य है, इस जीवद्रव्य जो है एक स्पोर में बदल जाता है जिसे हम एप्लेनोस्पोर कहते हैं। जूस्पोर के समान इसके अंदर फ्लैजिला का डेवलपमेंट नहीं होता है। एप्लेनोस्पोर जो है चूंकि इसमें फ्लैजिला का डेवलपमेंट नहीं होता है इसलिए इसे हम एप्लेनोस्पोर कहते हैं। इसका अंकुरण भी जूस्पोर के समान ही होता है और ये जर्मिनेट होकर जो है फिर नए थैलस का निर्माण करने का कार्य करते हैं। तो ये होते हैं एप्लेनोस्पोर जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, इसमें फ्लैजिला का निर्माण नहीं होता है। अगला है निश्चेष्ट बीजाणु या अकाइनिड्स। अकाइनिड्स जो है ये इनका निर्माण भी प्रतिकूल परिस्थिति में होता है और स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की जातियां इसका निर्माण करती हैं
और जब परिस्थितियां बहुत अधिक प्रतिकूल होती है उस समय क्या होता है कि इसके थैलस में उपस्थित जीवद्रव्य जो है ये छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक खंड के चारों तरफ एक मोटी भित्ति का निर्माण होता है। इस भित्ति के अंदर जेलेटिन पदार्थ पाया जाता है, तो जेलेटिन युक्त जो है मोटी भित्ति का निर्माण हो जाता है और छोटे छोटे इस प्रकार से खंड बनते हैं। ये जो खंड जो बनते हैं ये अकाइनेट्स कहलाते हैं। और प्रत्येक खंड जो बहुकेंद्र की होता है इसमें कई सारे केंद्रक होते हैं, कई क्रोमेटोफोर होते हैं। तो इस प्रकार जो है छोटे छोटे खंड बनते हैं, ये अकाइनेट्स कहलाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर संचित भोजन भी तेल की बूंदों के रूप में पाया जाता है। तो अकाइनेट्स जो है अपने आप में कंप्लीट होते हैं, इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स होते हैं, संचित भोजन जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो बनने वाली संरचनाएं हैं ये अकाइनेट्स कहलाती हैं। कई बार इन्हें हम हिप्नोस्पोर भी कहते हैं और सिस्ट भी इन्हें हम कह देते हैं। जब ये इस थैलस से मुक्त होते हैं, ये अकाइनेट्स जब थैलस से मुक्त होते हैं, मुक्त होने के बाद ये सिस्ट जो है ये इसकी भित्ति जो है वो फट जाती है और इससे नया थैलस जो है इससे अंकुरित होता है। लेकिन कई बार एक अन्य व्यवस्था देखने को मिलती है कि यहाँ से जो ये अकाइनेट्स जो है ये भित्ति से जब मुक्त होते हैं तो पोर के द्वारा मुक्त होते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मुक्त होते हैं। एक स्पोर जो है एक अकाइनेट्स के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जिनकी संरचना अमीबा के समान होती है। तो अमीबा के समान सिस्ट का निर्माण करती है और इस प्रकार बनी कई सिस्ट जो बनती है, प्रत्येक सिस्ट जो है एक नए अकाइनेट का फॉर्मेशन करने का प्रत्येक सिस्ट जो है एक नए वाउचेरिया के थैलस का निर्माण करने का काम करती है। तो इस प्रकार वाउचेरिया जो है इसमें अकाइनेट्स के द्वारा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से वाउचेरिया जो है इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने 3 तरीके पढ़े, जूस्पोर के द्वारा, एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा और अकाइनेट्स के द्वारा। आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं और अगले क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वाउचेरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।